मैंने डिक्लेयर किया हुआ है कि अब जो नेपाल में 3 चुनाव आने वाली है, स्थानीय, प्रदेश, केंद्र सब जोड़ जाड़ के, तो इन 3 चुनावों में मेरा 100% समर्थन रहेगा जनमत पार्टी को। हॉर्न छाप जिंदाबाद। हालांकि हम देखते रहते हैं और भी पार्टी में क्या हो रहा है, कांग्रेस में क्या हो रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी सब में क्या हो रहा है, जसपा लोसपा में क्या हो रहा है। तो अगर आप जनमत पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो भी तो देखना होता है जो आपके प्रतिद्वंदी दल हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वो तो रणभूमि में तो वो भी है, तो देखना होता है। स्थायी सत्ता क्या कर रही है, जो काठमांडू के नौकरशाह हैं, कर्मचारी हैं, ब्यूरोक्रेसी है, वो क्या कर रही है, न्यायपालिका क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, प्रहरी, सेना, प्रहरी मुख्य रूप से सशस्त्र प्रहरी, तो वो सब देखना होता है। तो वो हम देखते रहते हैं। और जनमत पार्टी का मेरे को विभिन्न लोग विभिन्न एंगल से कहे कि ये पद लीजिए, वो पद लीजिए, ऐसा करिए। मैंने कहा नहीं, मेरे को सदस्यता और पद नहीं लेना है, क्योंकि सदस्यता और पद लेने से कुछ जिम्मेदारी आ जाती है और आप थोड़ा खुल के नहीं बात कर सकते। तो दूसरा पक्ष ये है, तो मैं जो कहता हूँ तो आदेश तो बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि निर्देशन भी नहीं। सिर्फ मैं जो भी कहता हूँ वो सुझाव के स्तर पर रहता है, पारदर्शी किस्म से रहता है और किसी एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति को लक्षित नहीं रहता है। वो खुल्लम खुल्ला है। जनमत पार्टी के बाहर के लोग भी चाहे तो देख सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ जनमत पार्टी को। तो लोकतंत्र का वो खूबी हो जाता है, जो होता है पारदर्शी ढंग से होता है। ये तो पब्लिक की बात हो रही है ना, किसी की प्राइवेट लाइफ की बात तो नहीं हो रही है। तो पब्लिक इंटरेस्ट की बात में वो पारदर्शी किस्म से कहा जाता है सब बातचीत। और मैं सुनता भी हूँ, जनमत पार्टी जो पब्लिकली कह रही है वो तो आ जाता है ना, सबसे पहले तो फेसबुक पर ही आ जाता है। मैं जो फॉलो करता हूँ जिन लोगों को, जनमत से लगे लोग, तो वो पारदर्शी है, वो वार्तालाप पारदर्शी किस्म से हो रहा है। मेरे को नहीं लगता है कि मेरे को इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, नहीं लगता है मेरे को। और मैं एनी टाइम ओपन हूँ। जो जनमत पार्टी के जो शीर्ष नेता लोग हैं, कोई कभी भी चाहे बात कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं करते हैं वो अलग बात है, लेकिन बात कर सकते हैं। शायद उन लोगों को भी लगता हो कि ये आदमी को जितना कहना हो तो अपने ब्लॉग पर कह ही रहा है, उससे ज़्यादा क्या कहेगा। लेकिन वो बात नहीं है। जैसे कि मैं जो अपने जो ब्लॉग है मेरा, वहाँ जितना कहता हूँ उससे कहीं ज़्यादा खुलकर वीडियो ब्लॉग में कहता हूँ, और वार्तालाप में उससे भी ज़्यादा खुल के बात होती है। तो वार्तालाप का अपना जगह है, लेकिन वो जब ज़रूरत महसूस पड़े करेंगे। तो मुख्य रूप से मैं रणनीति के लेवल पर अपना कहता रहता हूँ कि मेरे विचार में ऐसा करते तो अच्छा रहता। जैसे एक बात, अब जो चुनाव आने वाली है तो उसमें कहाँ तक कैसे लड़ा जाए, स्रोत साधन की भी बात होती है। तो मधेश आंदोलन का नेपाल में जो मैं मानता हूँ सीके राउत और जनमत पार्टी को चौथा संस्करण, पहला संस्करण तराई कांग्रेस, वो 7 साल वाले, तो कुलानंद झा, तो वो भी मेरे पड़ोसी गांव के, महोत्तर जिला के, वो एक डारा तरफ के। तो कुलानंद झा, जब मैं चेतन इसलिए बड़ा हुआ तो मैं सुनता था, लोग सर्कल में बात करते, एक है नेता है वो, लेकिन बहुत शराब पीते हैं। बाद में मालूम हुआ तो ये तराई कांग्रेस के लोग हैं। तो पहला संस्करण वो लोग हैं। यानी कि बीपी के समय से ही लग रहा था लोगों को कि मधेश के प्रति भेदभाव, और था। जब मधेश को काठमांडू में जाने के लिए वीजा चाहिए तो भेदभाव नहीं हो तो क्या हुआ, एक ही देश कर रहे हैं लेकिन वीजा का लेके आओ। तो पहला संस्करण वो हुआ। दूसरा संस्करण गजेंद्र नारायण सिंह वाला, सद्भावना पार्टी वाला, 46 साल के बाद, तो उनका था कि संसदीय चुनाव लड़के संसद के भीतर संघर्ष करेंगे। तो
वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं गया, वो बहुत सीमित सफलता मिला। दूसरा संस्करण उपेंद्र यादव वाला, तो जब गजेंद्र नारायण सिंह जो कर रहे थे तो उस समय तो उपेंद्र यादव एमआलए में थे, माओवादी में थे। एक बार तो जमानत जब्त हो गया था उनका पहला चुनाव में एमआलए की तरफ से। तो वो भी राजनीति में तो थे, लेकिन वो मधेश के मुद्दा पर आए नहीं थे। तो लेकिन पहला जो मधेसी क्रांति हुआ सन 2006 के अंत में हो कि 2007 के शुरू में हुआ, वो जो हुआ तो वो उससे खुद फोरम को और उपेंद्र यादव को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो प्लान्ड चीज़ नहीं था। अगर प्लान्ड चीज़ रहता तो फोरम पार्टी बन चुका रहता क्रांति से पहले कि हाँ पार्टी दर्ता करेंगे उसके बाद क्रांति करेंगे। तो वो प्लान्ड चीज़ नहीं था, वो एकाएक हो गया। वो रमेश महतो वाला घटना हुआ तो मधेश जाग गई। तो फोरम मतलब फोरम जो गैर सरकारी संस्था था वो इट वॉज ब्लाइंड साइडेड कि ये क्या हो गया और संगठन तो कुछ बना नहीं था, एक छोटा गैर सरकारी संस्था था। तो क्रांति सफल हुआ तो कांग्रेस के लोग आ गए, हाईजैक कर लिए। ये विजय गस्सदार से लेकर जयप्रकाश गुप्ता, शरद सिंह भंडारी, कौन कौन जो कांग्रेस में से जीते हुए लोग थे, तो उनको लगा कि अब तो धरातल खत्म है, जनता जाग गई है, तो चुनाव जीतना है तो अब फोरम का झंडा पकड़ना पड़ेगा। तो चुनाव जीतने के लिए वो लोग क्रांति में आ गए। उसको मैं गलत भी नहीं कहता। नेता लोगों का काम ही होता है कि जनता का मूड स्टडी करिए। तो कभी नेता आगे जनता पीछे, कभी जनता आगे नेता पीछे हो जाती है। तो तीसरा संस्करण मैं मानता हूँ उपेंद्र यादव और फोरम का। और तीसरा संस्करण का था कि नहीं, संसदीय संघर्ष तो बाद की बात है, पहले सड़क क्रांति करना होता है। लेकिन वो जो सड़क क्रांति हुआ, मधेसी क्रांति, वो सन 2006 में अप्रैल में जो क्रांति हुआ, वो अगर नहीं हुआ होता तो मधेसी क्रांति नहीं होता। यानी कि पहले सन 2006 अप्रैल वाला क्रांति होना था देश में, तब जाके उसके बाद ही मधेसी क्रांति संभव था और हुआ। तो वो जब मधेसी क्रांति हुआ तीसरा संस्करण, तो जो दूसरा संस्करण में जो सोए हुए लोग थे, जैसे महंत ठाकुर तो नहीं ना थे गजेंद्र नारायण सिंह के साथ हैं, तो वो भी जग गए। तो वो तीसरा संस्करण हुआ, तो उसको सीमित सफलता मिला। लेकिन जो गंतव्य था, गंतव्य तक तो नहीं पहुंचे। गंतव्य था समानता, तो नहीं मिला। संहिता भी अभी नहीं आया हुआ है पूरा, लेकिन थोड़ा बहुत आया हुआ है। तो चौथा संस्करण सीके राउत और जनता पार्टी। तो मेरा इन्वॉल्वमेंट दूसरा संस्करण में भी रहा, तीसरा संस्करण में भी रहा। तो अभी मेरा फुल वेट, मैं जो भी समर्थन कर रहा हूँ पूरा जनता पार्टी को है। अरे पारदर्शी किस्म से है। जो मेरे दूसरे संस्करण और तीसरे संस्करण के परिचित लोग हैं, दोस्त लोग हैं, उनको मैं पारदर्शी किस्म से कर रहा हूँ कि मैं इस बार मैं पूर्ण समर्थन मैं जनता पार्टी को दे रहा हूँ। तो और अभी तक क्यों मैंने देखा है, तो मैं देखा जनता पार्टी कह रही है कि नहीं, पहले संगठन निर्माण, संसदीय संघर्ष नहीं, सड़क क्रांति नहीं, पहले संगठन निर्माण। वो सब करेंगे, जैसे जैसी वो नौबत आएगी, समय आएगी, वो करेंगे। लेकिन पहला काम है संगठन निर्माण, कि जिसको अधिकार चाहिए, इस मधेसी को अधिकार चाहिए, वो पार्टी का सदस्यता नहीं ले सकता, अपना एक वड़ा समिति नहीं चला सकता, नगर समिति नहीं चला सकता, मीटिंग नहीं करा सकता, अनुशासन नहीं दिखा सकता। तो अधिकार की क्या बात है? अधिकार मांगिएगा, उससे पहले आप इतना तो करिए। ये तो आपकी जिम्मेवारी हुई। सत्ताधारी से संघर्ष वार्ता बाद में होगी, लेकिन पहले तो जो काम आप करना है वो आपको करना है। तो अच्छा सोच है। उससे फायदा एक होगा कि जब जनमत का समय आएगा तो बाहर से नेता इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, खुद अपने संगठन में पर्याप्त लोग हैं। और बाहर से लोग आएंगे तो आइए संस्था लीजिए। तो संगठन निर्माण जो है वो पहली बार है कि मधेश आंदोलन में लगे लोग वो पहला संगठन निर्माण से ही अपना पहला काम कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा कदम है। तो संगठन तो बहुत अच्छा निर्माण हो गया है।
जनता पार्टी का जो महाधिवेशन हुआ जनकपुर में, पहला महाधिवेशन, तो वो तो गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया है ना, गोल्ड स्टैंडर्ड। अब देखिए, अब कांग्रेस जो है सत्ताधारी पार्टी, उसका देखिए लथालिंगा है महाधिवेशन, कोई मतलब वो लोग कहते हैं कांग्रेस ने गणतंत्र के लिए नहीं संघर्ष किया, संहिता के लिए संघर्ष नहीं किया, लेकिन लोकतंत्र के लिए तो किया। वो बात मैं नहीं मानता, क्योंकि जो लोकतंत्र का मतलब होता है विधि, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। तो जो कांग्रेस पार्टी के भीतर विधि का शासन नहीं मानती है, विधान नहीं मानती है, वो तो डेमोक्रेसी नहीं मानती है, आंतरिक लोकतंत्र नहीं है उस पार्टी के भीतर में। तो जिस पार्टी के भीतर लोकतंत्र नहीं है, वो देश में क्या लोकतंत्र योगदान देगा? आज नेपाल में लोकतंत्र नहीं है, उसका बड़ा कारण है कांग्रेस पार्टी। अगर कांग्रेस पार्टी को देश में लोकतंत्र स्थापित करना है, लोकतंत्र के लिए योगदान देना है, तो उसका पहला कदम होगा कि वो अपने पार्टी के भीतर में विधि का शासन स्थापित करे, पार्टी के भीतर में लोकतंत्र स्थापना करे। अगर वो वास्तव में संघीयता और समावेशिता आती है, तो वो समानुपातिक समावेशिता दिखावे पार्टी के भीतर में, तब कहेंगे कि हाँ ठीक है, ये अब गाड़ी लीक पर आई। तो है नहीं, विधि का शासन नहीं है कांग्रेस में, वो आने का लक्षण भी नहीं है। तो एक क्लेम करना कि नेपाल में लोकतंत्र कांग्रेस का दिन है, वो मानने लायक बात ही नहीं है। लोकतंत्र अभी ही नहीं दे। अगर आपका योगदान है तो नेपाल में लोकतंत्र होना चाहिए, है नहीं, विधि का शासन है नहीं।